14 दिसंबर सन 2025 ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पर हनुका का फेस्टिवल जारी था। रंग थे, खुशियां थी, रोशनियां थी, पर अचानक गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। 16 से ज्यादा लोग मारे गए, 40 लोग जख्मी हुए, 2 शूटर्स को आइडेंटिफाई किया गया और इस पूरी कहानी से एक ऐसा हीरो इमर्ज करता है, सामने आता है, जो पूरे नैरेटिव को बदल कर रख देता है। इंटरनेशनल मीडिया कोट करता है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। इस्राइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे कहने के बावजूद सिक्योरिटी ब्रीच को ऑस्ट्रेलिया रोक नहीं पाया। Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread, and the result is the horrific attacks on Jews we saw today. और इस सारी कहानी में अगर आपकी नजर सोशल मीडिया पे पड़ती है ना, आप हैरान हो जाएंगे कि लोग डिवाइडेड हैं। आधे लोग बात करते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो इसराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने करवाया है, और आधे लोग बात कर रहे हैं कि दुनिया में एक बार फिर एंटी सेमिटिज्म अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और कौम यहूद को इस दुनिया में खतरा है। लेकिन ये दास्तान इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इस वाकये की टाइमलाइन को समझते हैं। 14 दिसंबर की शाम बॉन्डाई बीच ज्यूइश कम्युनिटी का हनुके सेलिब्रेशन जारी था। 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। फैमिलीज, बुजुर्ग, बच्चे सब खुश थे। 6:45 पे शाम को एक कॉल पुलिस को रिसीव होती है, गन शॉट्स, बॉन्डाई बीच, हेल्प। जब तक पुलिस एडिशनल फोर्स के साथ पहुंचती है, केओस फैल चुका था। 2 गनमैन एक छोटे से ब्रिज पर खड़े थे और फायरिंग, अंधाधुन फायरिंग जारी थी। अब इस बात को जरा गौर से समझिएगा। पहले बात करते हैं कि इस वाकये से जो विक्टिम्स अफेक्ट हुए, चाहे वो ज्यूइश कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, उनकी कहानी क्या है। पहली कहानी की बात करते हैं। एक 87 साल की ऐसी औरत जो हॉलोकास्ट सर्वाइवर थी, यानी नाजी जर्मनी के जुल्म सितम से बचकर ऑस्ट्रेलिया मूव ऑन करती हैं और ऑस्ट्रेलिया आने के बाद 2025 में इस टारगेट का निशाना बनती है। एक ऐसी 10 साल की बच्ची जिसकी जिंदगी शायद अभी शुरू भी नहीं हुई कि उसकी जिंदगी इस बॉन्डाई बीच के वाकये से खत्म हो जाती है। ज्यूइश कम्युनिटी के साथ इस वाकये में जो कुछ हुआ, सर्टनली सुनने को बहुत दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, क्योंकि एक इंसान के ऊपर यह जुल्म हुआ। लेकिन क्या ये एंटी सेमिटिज्म की लहर है जो पूरी दुनिया में फैल रही है? अगर ये 2 वाकयात आप सुनेंगे तो आपको 1 मिनट के लिए जरूर लगेगा कि हाँ, ये एक बड़ा परफेक्ट टेक्स्ट बुक केस है एंटी सेमिटिज्म का। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पहले कहानी के इन 2 अटैकर्स को समझते हैं। पहले का नाम है साजिद अकरम, 50 साल की उम्र, 1998 में ऑस्ट्रेलिया आया, स्टूडेंट वीजे पे, 2001 में रेजिडेंट वीजे पे कन्वर्ट हो गया, शॉप ओनर है, नॉर्मल सी जिंदगी है। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि 10 सालों में 6 रजिस्टर्ड फायर आर्म्स रखता है, लीगली ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में रजिस्टर्ड है। और उसका बेटा नवीद अकरम, 24 साल उसकी उम्र है, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है, कॉलेज ग्रेजुएट है, कंस्ट्रक्शन का वर्कर है, और 2 महीने पहले उसकी जॉब चली गई थी। अब कहानी में यहां पर एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ये है कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के रेडार के ऊपर ये बेटा आ जाता है। इसका ताल्लुक आईसिस के कमांडर मतारी से बताया जाता है, लेकिन उसके ऊपर सस्पेक्टेड उसको रखा जाता है। कोई प्रूफ नहीं मिलते और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। 16 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा जख्मी हैं। अगर एक इंसान रेडार पर आ रहा है और आईसिस से उसका कनेक्शन है, तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब कहानी में जितने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं, यहां पर एक और बहुत जबरदस्त किस्म का ट्विस्ट आता है, और उस ट्विस्ट का नाम है अहमद अल अहमद।
अब कहानी में एंट्री होती है एक 43 साल के इंसान की कि जिसकी ऐसी धुएंधार एंट्री होती है कि जो पूरी कहानी का नैरेटिव बदल कर रख देती है। इस इंसान का नाम है अहमद अल अहमद और अहमद अल अहमद वो इंसान है जो बॉन्डाई बीच पर मौजूद होता है। अगर कहीं अटैकर की गोली इसको भी लग जाती तो शायद ये भी शहीद हो जाते, लेकिन अहमद अल अहमद साजिद अकरम को देखता है गोलियां चलाते हुए और बगैर सेकंड थॉट लिए ये उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसको पकड़ने में, उसकी गन छीनने में कामयाब हो जाते हैं। लिटरली खुद ऑस्ट्रेलिया की पुलिस कहती है कि अहमद अल अहमद ने ये जो गन छीनी जिससे साजिद अकरम मजीद लोगों को नहीं मार पाया, शायद दर्जनों जिंदगियां बचाई हैं। लेकिन कहानी में इंटरेस्टिंग ये है कि अहमद अल अहमद एक मुसलमान है। अगर मारने वाला मुसलमान है तो बचाने वाला भी मुसलमान है। तो अहमद अल अहमद की अपनी कहानी है क्या? अहमद अल अहमद का ताल्लुक है सीरिया से और सीरिया के उस रूल से कि जहां पर आईसिस रूल किया करता था। अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया में असाइलम लेता है और ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाता है। यहां आने के बाद अहमद अल अहमद अपना कारोबार सेटअप करने की कोशिश करता है और जब यह मौका आता है कि जब बॉन्डाई बीच पर वो साजिद अकरम को पकड़ता है तो अटैकर इसके ऊपर भी वार करता है और 2 गोलियां इनको भी लगती हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने अल्बनीज ने कहा है कि यह हमारा नेशनल हीरो है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल अहमद की तारीफ की है, यहां तक के इस्राइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तारीफ की है। लेकिन इस्राइल का नैरेटिव इस पूरी कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग है। इस्राइल कहता क्या है, जरा ये समझते हैं। जैसे ही बॉन्डाई बीच पर यह अटैक हुआ, इमीडिएटली रिएक्शन आया इस्राइल की तरफ से। इस्राइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज के ऊपर कि हम तो कब से कह रहे हैं और कब से शोर कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्रमोट करता है एंटी सेमिटिज्म को। इस्राइल के कई मिनिस्टर्स ने यह बात की कि अल्बनीज इनकरेज करते हैं एंटी ज्यूइश हेट को। पर सवाल यह है कि अगर वो ऐसा करते हैं या नहीं करते, ये तो इल्जाम है, ये बात की बात है। अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने गजा के होने वाले जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाई और साथ ही उनके मुल्क में ये अटैक हो गया। देखो, ये कॉन्स्पिरेसी है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मैं हरगिज कॉन्स्पिरेसी को प्रमोट नहीं करता और इन चीजों का प्रूफ नहीं है, बट आपको कहानी को देखना है उस एंगल में कि जिस तरीके से वो फ्लो करती है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी कह रहे हैं। अब यहां पर मुझे एक फिल्म याद आती है। 2012 में टॉम क्रूज की एक मूवी आई थी और उस मूवी का नाम था जैक रीचर। अब उस कहानी के अंदर एक ऐसा स्नाइपर होता है जो 5 लोगों को मार देता है। सीसीटीवी की फुटेज अवेलेबल होती है, बुलेट्स अवेलेबल होती हैं, गन अवेलेबल होती है और ये सब चीजें एक ही इंसान की तरफ निशानदही करती हैं जिसका नाम होता है जेम्स बार। एक एक्स मिलिट्री ऑफिशियल होता है, परफेक्ट सस्पेक्ट होता है और पुलिस कहती है कि ये परफेक्ट ओपन एंड शट केस है, इसकी तरफ निशानदही करते हैं, इसी को अरेस्ट करते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, टॉम क्रूज की एंट्री होती है और टॉम क्रूज लोगों को पता है क्या बताता है? वो लोगों को ये सिखाता है, आपको और मुझे ये सिखाता है कि कहानी के अंदर जब बहुत सारे इत्तफाकात इकट्ठे होते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। टॉम क्रूज ये सिखाता है कि हमेशा ये देखो कि बेनिफिशियरी है कौन। हर कॉन्स्पिरेसी में, हर ऐसे बड़े वाकये में आपको ये देखना होता है कि बेनिफिशियरी कौन है। सो लिहाजा क्विकली देखते हैं कि मान लीजिए 1 मिनट के लिए उन लोगों की बात जो ये कहते हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में। पहला रेड फ्लैग, परफेक्ट टाइमिंग। हनुका का पहला दिन, 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, ज्यूइश कम्युनिटी का इवेंट है, मैक्सिमम कैजुअलिटीज यहां पर हो सकती हैं। ये परफेक्ट टाइमिंग लगती है। इमीडिएटली हनुका की सेलिब्रेशन का पहला दिन कोई ऑलरेडी प्लान करके बैठ गया?
लुक्स लाइक अ रेड फ्लैग। दूसरा रेड फ्लैग है ASIO की एंगेजमेंट का। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के ऊपर मतारी के साथ कांटेक्ट के बावजूद नवीद अकरम को क्यों नहीं पकड़ा गया जब वो आपके पास सिस्टम पर ऑलरेडी मौजूद था? ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस कहती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं थे, ये पता था कि मुलाकातों का एक सिलसिला है। एविडेंस थे नहीं या एविडेंस को इग्नोर किया गया? दैट्स अ मेजर क्वेश्चन। तीसरा रेड फ्लैग ये है कि गन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया में जितने गन लॉज हैं वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट है। एक इंसान जिसके पास 6 फायर आर्म्स हैं, 10 साल से है, सिस्टम पे आपके ऊपर आ रहा है, रेडार उसको पकड़ रहा है कि भाई ये सिस्टम में नजर आ रहा है, इसको पकड़ने की जरूरत है, और आप उसको जाने देते, ये तीसरा रेड फ्लैग। फिर क्विक क्लोजर, and that's a fourth red flag which is a very important one। और उसकी वजह यह है कि अभी केस शुरू हुआ, साथ ही आपने लोगों के नाम ले दिए, साथ ही आपने लोगों को पकड़ लिया, एक काउंटर नैरेटिव साथ ही आपके पास मौजूद था, इंटरनेशनल मीडिया रेडी था इसको इस्लामिक टेररिज्म कहने के लिए। ये तो अल्लाह भला करे अहमद अल अहमद का, कि अगर 1 मिनट के लिए इमेजिन करें अहमद अल अहमद की तरह कोई और नेशनैलिटी या किसी और रिलीजन का इंसान होता जिसका रिलीजियस बिलीफ शायद कुछ और होता, तो शायद ही पूरा नैरेटिव ही बदल जाता। एक मुसलमान ने अगर हमला किया तो एक मुसलमान ने ही उसको रोका, पूरे नैरेटिव की कहानी ही बदल गई। सो ये चौथा रेड फ्लैग है जिसकी वजह से जैक रीचर मूवी का वो डायलॉग याद आता है कि जिसमें वो कहता है कि दिस इजंट अबाउट द एविडेंस, इट्स अबाउट हु बेनिफिट्स। अब सवाल यह है कि बेनिफिट होता किसको है? मान लीजिए कि अगर इसराइल को बेनिफिट होता है तो पहला बेनिफिट यह है कि एंटी सेमिटिज्म नैरेटिव स्ट्रांग हो जाएगा, इसराइल उसको दुनिया भर में कैश कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि उन्होंने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया, गजा के जेनोसाइड पर आवाज उठाई, गजा के जेनोसाइड से अटेंशन हट जाएगी और फलस्तीन की जितनी सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से मिलती है, दुनिया में इतना बड़ा मुजाहिरा हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के शहरों के अंदर इसराइल के खिलाफ फलस्तीन की सपोर्ट में, उस नैरेटिव को कर्टेल करने का मौका मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को क्या बेनिफिट होता है? पहला बेनिफिट ऑस्ट्रेलिया को यह होता है कि ऑलरेडी आप दुनिया में देख रहे हैं कि कितने सख्त इमिग्रेशन के लॉज बनाए जा रहे हैं। उन इमिग्रेशन के लॉज को मजीद सख्त करने के लिए एक आर्गुमेंट मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा, सर्वेलेंस की पावर बढ़ जाएगी, मुस्लिम कम्युनिटीज के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा और उनको कर्टेल करने के लिए, उनका हाथ रोकने के लिए इनको यह मौका मिल जाएगा जिससे शायद अल्लाह ना करे लेकिन मुस्लिम कम्युनिटीज को टारगेट करना आसान हो जाएगा। एंड लाइकवाइज जो करंट पॉलिटिकल पार्टी है उसको एक ऑपोजिशन के ऊपर माइलेज मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हिडन प्लेयर्स भी मौजूद हैं। इसराइल और इंडिया का जो नेक्सस है वो मजीद मजबूत हो जाएगा क्योंकि कहानी में कहीं ना कहीं सुनने को आपको ये मिलता है कि ये अटैकर्स इंडिया से आए थे और नेबर्स ने इस बात को कंफर्म किया है। माना कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को नहीं उछाला जाता, लेकिन ब्राउन रंग के लोग, चाहे वो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, श्रीलंका से हो या फिर शायद नेपाल से हो, उनके लिए इमिग्रेशन मुश्किल हो जाएगी। और वेस्टर्न कंट्रीज में आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इमिग्रेशन के खिलाफ, और इमिग्रेशन लेना, वीजे लेना मुश्किल हो जाएगा। टेररिज्म की वो इंडस्ट्री जो सन 2001 से चल रही है उसको पकड़ मिलेगी और वो इंडस्ट्री मजीद फलेगी, मजीद फूलेगी। लेकिन इस कहानी के अंदर कुछ ट्विस्ट्स अभी और हैं। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है, और कहानी में ट्विस्ट ये कि जो लोग इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं और मोसाद की, इसराइल की एजेंसी की कार्रवाई कहते हैं, वो एक एविडेंस भी देते हैं, और उनकी एविडेंस है आर्सीन ओस्टरोस्की। ये एक प्रो इसराइली एक्टिविस्ट है जिसका बयान जेरूसलम पोस्ट में लिखा गया है, और वो कहता है कि मैं इसराइल से 2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया आया एंटी सेमिटिज्म से फाइट करने। अटैक हुआ, सर पे गोली लगी, बच गया, और खून से लथपथ होकर भी सेल्फी बना रहा है, और जो पट्टियां चढ़ी हैं जिस्म के ऊपर उसमें खून साफ नहीं किया गया क्योंकि खून टेक्निकली बिकता है और ये शायद आपको बेचा गया है। सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि सीरियसली ब्लड के अंदर सेल्फी। अब इस कहानी का
एक और एंगल है, और वो दूसरी तरफ देखने के लिए हमें तारीख उठानी पड़ेगी। और तारीख बताती है कि 1950 की दिहाई में इराक के अंदर वो एरियाज जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी ज्यादा रहती थी, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और उन बॉम्ब ब्लास्ट के नतीजे में लाखों लोग, लाखों ज्यूज इराक छोड़कर इसराइल मुंतकिल हो गए। और बाद में ये पता चला कि इसराइल की इंटेलिजेंस ऑफिसर मैक्स बेनेट इसमें इन्वॉल्व थे, और इस बात को इसराइली हिस्टोरियन प्रोफेसर A.B. श्लेम ने भी कंफर्म किया है। सो अब सवाल तो फिर बनता है कि क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है? और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन ये सवाल आज लोग पूछ रहे हैं। अब कहानी में एक ट्विस्ट और आया, और वो ट्विस्ट ये था कि जैसे ही ये बॉन्डाई बीच का वाकया होता है, इंडियन मीडिया चीखना शुरू कर देता है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को प्रमोट किया, पाकिस्तानी टेररिस्ट निकला। लेकिन जब कहानी को डिग डीपर करते हैं तो फिर क्या पता चलता है? पता ही चलता है कि जो नवीद अकरम है अटैकर, उसके पड़ोसी ने कहा कि ये लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया से यहां पर आए थे। लाइक लुक एट योर हिपोक्रेसी। इंडिया के प्रोपेगेंडा की हाइट चेक करें। अभी रिसेंटली जो धुरंधर मूवी रिलीज हुई, उस फिल्म का आखिरी डायलॉग है ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म, और वो डायलॉग है कि इस दुनिया में जहां कहीं दहशतगर्दी होती है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। In fact, evidence has shown that directly or indirectly इस दुनिया में हो रहे ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। लाइक लिटरली दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान का हाथ होता है। लेकिन ये जो टेररिस्ट थे बॉन्डाई बीच के, ये तो इंडियन निकले, ये तो हैदराबाद से निकले, आपके बैकयार्ड से 6 ट्रिप्स कर चुके अपने पासपोर्ट के ऊपर। इस पर आप क्या कहेंगे? यही वो प्रोपेगेंडा है जो आप दुनिया को बेचने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसियों को बदनाम करके, लेकिन अपने गरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करते। शेम ऑन यू। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है 2 ऑप्शन। पहली ऑप्शन है नफरत की, कि जो ब्राउन स्किन है, जिनके वीजे वैसे ही मुश्किल हो जाएंगे। अगर आपको याद हो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जब धरना चला था, तो उस धरने में डी चौक पहुंचने की बातें हुई, एम्बेसीज के एरिया को रोकने की बातें हुई, और उस वक्त डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर एक शेल गिर गया। जैसे ही वो शेल गिरा, पाकिस्तान में लाखों ऐसे टैलेंटेड लोग जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, उनके वीजे इमीडिएटली बंद कर दिए गए। तो अब ब्राउन स्किन के ऊपर ये खतरा मंडला रहा है। वो बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग जो नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, जो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलात फैलेंगी, बढ़ेंगी। और ऑस्ट्रेलिया के पास नफरत का रास्ता तो पहला ये है कि मुसलमानों के लिए जीना हराम कर दें या इमिग्रेशन को मुश्किल बना दें और एंटी सेमिटिज्म को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। फलस्तीन के लिए जितनी आवाज उठाई है, जेनोसाइड के खिलाफ जितनी आवाज उठाई है, उस सबको मल्टीप्लाई बाय 0 कर दें। लेकिन यह कोई अच्छा रास्ता नहीं है, इससे कौमें नहीं बनती हैं। और दूसरा रास्ता है कि उन लोगों को कि जो हीरोज हैं, अहमद अल अहमद की तरह उन्हें सेलिब्रेट करें। जैसे ये वाकया हुआ, उसके 72 घंटे के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर बहस शुरू हो गई और ऑपोजिशन ने ठीक ठाक ग्रिल किया ऑस्ट्रेलिया की रूलिंग गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि जब आपको 2019 से पता था, ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ASIO को जब ये बातें पता थी, 10 साल से एक इंसान 6 फायर आर्म्स के साथ बैठा है, आपके रेडार पे आ रहा है, इस्लामिक स्टेट के साथ उसके कनेक्शन है, मतारी से वो मिल रहा है, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अब ये दोनों तरफ से ऑपोजिशन लगी हुई है, हुकूमत लगी हुई है, बहस चल रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक MP उठी और उस MP ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, बड़ी जबरदस्त बात की, मेरा दिल जीत लिया। उसने कहा कि हम यहां बैठकर पॉलिसीज बना सकते हैं, हम एक दूसरे को ग्रिल कर सकते हैं, हम इल्जामात लगा सकते हैं, पर क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी कौम में हर इंसान अहमद अल अहमद बने? नाउ दैट्स अ बिग क्वेश्चन, और ये सवाल सोचने की जरूरत है। शायद अगर कोई डूब रहा होगा मेरे सामने, तो शायद मैं भी अपने जूते के तस्मे खोल रहा हूँगा, शायद मैं भी सोच रहा हूँगा कि कूदूं या ना कूदूं, कोई और आकर प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन अहमद अल अहमद ने तो ये नहीं सोचा, वो तो कूद पड़े। और एक सवाल मेरा आपसे भी है जो आपने सोचना है। सवाल ये है, 1 मिनट के लिए मान लें अहमद अल अहमद अगर उस अटैकर को ना पकड़ते,
अगर उसको काबू ना करते, उससे गन ना छीनते, तो क्या नैरेटिव तब भी यही होता कि इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मोटिव हम ढूंढ रहे हैं, शायद लोन रेंजर थे, क्योंकि एक मुसलमान के अटैक को एक मुसलमान ने काउंटर कर दिया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो ज़रा सोचें फिर नैरेटिव क्या होता। क्या उसमें ईरान की इंगेजमेंट दिखाई जाती, अफगानिस्तान की इंगेजमेंट दिखाई जाती, या फिर सारे मुसलमानों को इस्लामिक टेररिस्ट कह दिया जाता। हमारा दीन कहता है कि जब तक इस दुनिया में एक भी कलमा गो है, क़यामत बर्पा नहीं होगी। और आज मुझे लगता है कि आज अगर ये दुनिया चल रही है ना, तो वो अहमद अल अहमद जैसे लोगों की वजह से चल रही है। ये हैं हमारे हीरोज, इन्हें सलाम है।